धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 10 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले छोटी सी एक अपील है आपसे। अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास आ रही है। मैं खबर बुधवार को आपके सामने रख रहा हूं, मंगलवार की खबर है। हो सकता है आप लोग इस खबर से रूबरू भी हो गए होंगे, लेकिन बावजूद इसके मैंने इस खबर को बुलेटिन में सबसे टॉप पे रखा है। मामला क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए। आखिरकार मजदूरों की दुर्दशा देखकर पसीज गया सुप्रीम कोर्ट का दिल, या ये कहें सुप्रीम कोर्ट का कलेजा पसीज गया। पसीज गया वर्ड में क्यों कह रहा हूं वो थोड़ा सा देख लीजिए। स्वतः संज्ञान हिंदी में जिसे कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सोमेटो कॉग्निजेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान ने एक मामले की सुनवाई करी मजदूरों से जुड़े हुए। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने सुनवाई करी। क्या सुनवाई करी और क्या उन्होंने कहा वो बताने से पहले मुझे लगता है आपको थोड़ा एक परिदृश्य समझ लेना चाहिए। कई सारे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया मजदूरों की दुर्दशा पर और सरकारों से जवाब तलब किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो लोग पिटीशन ले लेके जाते रहे। बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट ने कोई खास ध्यान नहीं दिया और उन पिटीशन को खारिज कर दिया और ये तक कहा कि सरकार ठीक कर रही है। यहाँ भी सबसे दिलचस्प चीज देखने लायक ये जो है कि जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने ये संज्ञान लिया है। होना क्या चाहिए था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर एस.ए. बोबडे की बेंच इस पूरे मामले का संज्ञान लेती तो लगता कि हाँ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इस मामले को गंभीरता से देख और समझ रहे हैं। बेंच का कहना है कि हमारे पास बहुत सारे पत्र आ रहे थे और हम लोग मीडिया को भी देख रहे थे। तमाम जो रिपोर्ट आ रही थी अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में वो दिखा रही थी कि मज़दूरों की किस तरीके से दुर्दशा है, वो खाने के लिए किस तरीके से गुहार लगा रहे हैं, सड़कों पे पैदल चलने के लिए विवश हैं और उनकी हालत देखी नहीं जा सकती है। इससे पहले आपने देखा होगा मद्रास हाईकोर्ट ने तो ये तक कह दिया था कि मज़दूरों की दुर्दशा देखकर कौन नहीं रो पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं रो पा रहा था। और अब भी सीजीआई की बेंच तो अभी भी सोई भी है, इनकी बेंच ने ज़रूर संज्ञान लिया। केंद्र और राज्य सरकार को इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है और मजदूरों के मामले पर अभी तक उठाए गए तमाम कदमों को लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। अब इस मामले की कल सुनवाई होगी, यानी कि गुरुवार को सुनवाई होगी, यानी कि 28 मई को इस मामले की सुनवाई होगी। देखते हैं क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त रवैया अख्तियार करता है सरकारों के खिलाफ, या ढुलमुल तरीके से कि सरकार के सॉलिसिटर जनरल को कह दिया गया कि तुषार मेहता को कहिए वो यहाँ पे आए और अपना पक्ष सरकार का रखे। होना क्या चाहिए था, अटॉर्नी जनरल को बुलाना चाहिए था, सॉलिसिटर जनरल को क्यों बुला रहे। और इस पर भी एक बहस होनी चाहिए मीडिया के अंदर या वकीलों के अंदर या जज साहिबान के अंदर कि अटॉर्नी जनरल को बाईपास करके सॉलिसिटर जनरल को इतना बड़ा क्यों बना दिया है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तुषार मेहता गुजराती हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शादी का वादा करके सेक्स करना नहीं आता है बलात्कार की श्रेणी में। उड़ीसा हाईकोर्ट के एक जज साहिबान ने टिप्पणी की है। जैसा मैं आपसे कहता हूं, जज जो होता है ना वो अपने विवेक से फैसला देता है साहब। कभी कभी कहता है कि बीवी के साथ संबंध बनाना, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करना तो भी बलात्कार है, और कहीं कह रहा है शादी का झांसा देकर 2-4 साल तक अगर किसी ने संबंध बनाए तो वो बलात्कार नहीं है। कुछ भी कह सकते हैं साहब, उनके विवेक पर कोई सवाल खड़ा कर नहीं सकता। ओडिशा हाईकोर्ट के जज साहब हैं जिनका नाम बताया जा रहा है जस्टिस एस.के. पानीग्रही। इन्होंने निचली अदालत यानी कि जिला अदालत के उस फैसले को पलट दिया जिसके तहत बलात्कार के एक आरोपी को सजा सुना दी गई थी, उसे इन्होंने जमानत दे दी। कहा भैया तू जा, जमानत पे रिया। मामला क्या है थोड़ा सा वो देख लीजिए। पिछले साल नवंबर का ये मामला बताया जाता है। 19 साल की एक आदिवासी लड़की है, उसका आरोप था कि 4 साल से एक युवक उसके साथ संबंध बनाए हुए शादी का झांसा देकर। इस दौरान वो 2 बार गर्भवती भी हो गई और उसका गर्भपात भी उसने करा दिया, लेकिन बाद में वो शादी से मुकर गया। तो उसके बाद उस लड़की ने उस पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी, उसको गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी माना कि हाँ ये बलात्कार का आरोपी है और उसको सज़ा सुना दिया। लेकिन अब हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भैया शादी का झांसा देकर इस तरीके के बनाए गए संबंध जो लड़की की मर्ज़ी से बनाए गए हों, दोनों की सहमति से बनाए गए हों, वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते हैं। बलात्कार के समान उनको नहीं माना जाता है। तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि जज साहब का मामला है, ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं होता। पॉलिटिकल लोगों पे कमेंट करना ठीक है।
हवाई जहाज में बीच की सीट पर यात्री को बैठाए जाने से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट और साफ कहा कि एयर इंडिया की कमाई के चक्कर में चल रहे हो कि कोरोना की महामारी से बचाना। ये उस सरकार का हाल है जिसके प्रधानमंत्री 2 गज दूरी है बहुत जरूरी है। अरे बताया तो एयर इंडिया में बीच की सीट पे क्यों बिठा के ला रहे लोगों को, विदेशों से जो ला रहे, लेकिन कौन कहे जी, धंधा सबसे बड़ा है जी, धंधे से बड़ा कुछ नहीं होता। सिर्फ अगले 10 दिनों तक के लिए हम आपको इस बात की इजाज़त दे सकते हैं, यानी कि 6 जून तक आपको ये इजाज़त मिलती रहेगी जो आपने नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत बीच की सीट पर बैठाकर यात्रियों को लाया जा सकता है। इसके बाद आप बीच की सीट पर किसी भी यात्री को बैठाकर नहीं ला पाएंगे। हम तो कह रहे हैं भैया 10 दिन की इजाज़त क्यों दी, 6 दिन तक की क्यों इजाज़त दी है। बता दें आपको, इस सर्कुलर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई थी। उसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया और साफ कर दिया कि 6 जून के बाद बीच की सीट पर कोई बुकिंग यात्रियों की नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार और जो एयर इंडिया है उस पर नाराज़गी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग सिर्फ कमाने में लगे हुए हैं, ये तो मामला महामारी का है। भाई बीच की सीट खाली रहेगी, आदमी बैठ के नहीं आने का, कमाई कम होगी, धंधा सबसे बड़ी चीज़ है। बता दें आपको, बीच की सीट का मामला ये है कि 2 गज दूरी है बहुत ज़रूरी। उसी के चलते बसों में भी ये तय किया गया है कि बीच की सीट छोड़ के आगे पीछे आदमी बैठेगा जी, बीच की सीट छोड़ के बैठेगा। इस तरीके से पूरी व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन यहाँ सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर दिया और कहा भैया बीच की सीट पे बिठा लो, पैसे दे रहा है आदमी, मुफ्त में थोड़ी आ रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई कंप्लीट करे, क्योंकि हो सकता है सरकार सुनवाई से पहले या डीजीसीए सुनवाई से पहले अपने इस सर्कुलर को वापस ले ले या कोई बदलाव कर ले। आप लोग ट्रेनों की तस्वीरें भी देख रहे होंगे, वहाँ पे किस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह भर के मजदूरों को ले जाया जा रहा है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज नहीं रखा जा रहा है। ये है सिस्टम 56 इंच का सीना रखने वालों का। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कमाल की खबर है साहब, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए, नोट करके रिकॉर्ड करके रख लेनी चाहिए। ऐसी खबरें आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि आज से पहले पत्रकारों के मर्डर हुए तब तो कोई ना पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। आज से पहले दुनिया भर के पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज हुई तब तो कोई ना पहुंचा। आज से पहले दुनिया भर के पत्रकारों को लट बजा के जेल में डाल दिया, उनके परिवारों को तबाह बर्बाद कर दिया, तब तो ना पहुंचा कोई कोर्ट। लेकिन जैसे ही अर्नब गोस्वामी पे मुकदमा दर्ज हुआ, जैसे ही सुधीर चौधरी पे मुकदमा दर्ज हुआ, एक एडवोकेट महोदय हैं घनश्याम उपाध्याय, वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा साहब, जो लोग राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं, समाज विरोधी ताकतों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको नंगा करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। ये बहुत खतरनाक है। ये पत्रकारिता को दबाने की, कुचलने की कोशिशें की जा रही हैं। एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने का आदेश दीजिए कि पत्रकारों के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज करने से पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि जो है उससे परमिशन लेनी चाहिए, और इसके अलावा एक कोई जुडिशरी सिस्टम बनना चाहिए कि पहले जाके वहाँ से परमिशन ले, तब जाके पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा सकें। क्योंकि हाल फिलहाल में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई में और सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में एफआईआर दर्ज करके पत्रकारों की आवाज़ को, निष्पक्ष आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये वही वकील महोदय हैं जो अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में पहुंचे थे तबलीगी जमात के मामले की जांच एनआईए से कराने के लिए। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी। मामला लगता है वकालत चलती नहीं है, ऐसी पिटीशन दाखिल कर लें, 2 फ़ायदे हो जाते हैं। ऐसे पत्रकार इनको दिखाएंगे, चमकाएंगे तो अपना ही फ़ायदा है, बल्ले बल्ले इनके मतलब की बात कर ले। लेकिन सवाल यही है कि आज से पहले क्यों नहीं जागे? पत्रकारों के तो बहुत मर्डर भी होते रहे। अच्छी बात है, एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले वाकई में किसी की कोई अनुमति ली जाए। ऐसा ना हो कि आदित्यनाथ योगी के खिलाफ एक ज़रा सा ट्वीट कर दिया और प्रशांत कनौजिया पत्रकार को उठा के यूपी पुलिस आई और दिल्ली से उठा के ले आके हवालात में जेल में डाल के बंद कर दिया, और मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उनको रिहाई मिली। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी की शिक्षक भर्ती के परिणाम को रद्द करने की मांग की गई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है। यूपी में फिलहाल आपको बता दें कि 69,000 टीचर्स की भर्ती का मामला चल रहा है। उनका लिखित पेपर हो चुका है और आगे की प्रक्रिया जारी है। आवेदन करने वालों के लिए 2 दिन की मोहलत और दे दी गई, लेकिन बावजूद उसके इसी दौरान पहुंच गया है मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट। अमरेंद्र कुमार सिंह हैं, उनके साथ 706 लोग पहुंचे हैं एक पिटीशन लेकर। दूसरे मनोज कुमार यादव हैं, उनके साथ 36 लोग पहुंचे हैं एक पिटीशन लेकर। उसी तरीके से अंशुल सिंह है, उनके साथ हैं 29 लोग, वो पिटीशन लेकर पहुंचे हैं। और एक हैं सुनीता, उनके साथ 35 लोग हैं। ये तमाम लोग पिटीशन लेकर पहुँचे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इनका क्या कहना है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। इनका कहना है कि जो प्रश्न पत्र था उसमें बहुत सारे प्रश्न गलत थे और उनके जो विकल्प उत्तर लिखे हुए थे वो भी गलत थे। बावजूद इसके हमने सही उत्तर लिखा, फिर भी हमें पास ना करके जिन लोगों ने गलत उत्तर लिखा उनको पास कर दिया गया।
और उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया, हमारा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया। अब हम चाहते हैं कि वो जो सवाल गलत थे, वो जो जवाब गलत थे, उनको हटा कर नए तरीके से मेरिट लिस्ट तैयार की जाए और जो अभी तक के परिणाम हैं उनको रद्द कर दिया जाए, उन पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए। अब इन सब मामलों की जो सुनवाई है वो यहाँ की कोर्ट में कल होने वाली है। देखेंगे उसमें क्या चीज़ें निकल के पूरे मामले में आती हैं, क्या कोर्ट इनकी बात को सुनता है, कोई रोक लगाता है, या जो रास्ता साफ़ हो चुका है जिसे हाई कोर्ट ने ही साफ़ किया था 69,000 टीचर्स की भर्ती का, वो जारी रहता है। बता दें आपको, हाई कोर्ट ने ही कहा था कि अब कट ऑफ के हिसाब से टीचर्स की भर्ती होगी, वरना उससे पहले शिक्षा मित्र इस पूरे मामले में अड़ंगा लगाए हुए थे। वो चाहते थे कि इस टीचर्स भर्ती का फ़ायदा उन्हें दिया जाए और उन्हें टीचर्स के समानांतर माना जाए। वो मामला काफ़ी लंबे से अटका हुआ था, 1.5 साल से। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी दिलचस्प खबर है, आपको नोट करके रखनी चाहिए। राजधानी दिल्ली से आ रही है। मदर डेयरी से अभी 66 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं वसूल पाएगी एमसीडी। ईस्ट एमसीडी को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है और उसकी कार्रवाई पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है। मदर डेयरी का क्या कहना है और किस मामले में वो कोर्ट पहुंची, वो थोड़ा सा देख लीजिए। मदर डेयरी फूड एंड प्राइवेट लिमिटेड का कहना है कि 66 करोड़ रुपए का उस पर प्रॉपर्टी टैक्स ईस्ट एमसीडी ने बना दिया है और उसकी रिकवरी के लिए ऑर्डर जारी कर दिया है कि इनकी संपत्ति को सील कर दिया जाए, उसी से बचने के लिए, या जब्त कर लिया जाए। उसी से बचने के लिए हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट में उसने कहा कि हम टैक्स देने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा साफ कहना है जो ये असेसमेंट हुआ है जिसके बाद तय किया गया कि 66 करोड़ रुपए का टैक्स बना है, वो गलत असेसमेंट हुआ है। नए तरीके से इसको रिवाइज किया जाना चाहिए। उसके बाद जो भी टैक्स बनेगा उसे देने के लिए हम तैयार हैं। हाई कोर्ट ने इनकी बात को समझा, फ़ौरन एमसीडी के फैसले पर रोक लगा दी, उसकी कार्रवाई पर रोक लगा दी और अब इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। उसमें शायद कोई कमेटी बना दी जाए जो इस प्रॉपर्टी टैक्स का असेसमेंट करे। तो पैसे वाले हो तो जी कुछ भी कर सकते हो, जा भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो। गरीब आदमी तो ये है कि उस पर हाउस टैक्स नगर पालिका या नगर पंचायत वाला भेज दे, भाई इतने 1000 रुपये का तुझे हाउस टैक्स भरना, बिजली का बिल इतना 1000 रुपये का भेज दे, उसका ना कम होता जी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ईएमआई में छूट तो ब्याज क्यों वसूला जा रहा है, जवाब दे आरबीआई और सरकार। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। कहा गया है कि पहले 3 महीने के लिए ईएमआई को रोक दिया गया। कहा गया कि लॉकडाउन के चलते जब लोग बेरोजगार हैं तो वो ईएमआई नहीं देंगे। अब ये मामला बढ़ाकर अगस्त तक कर दिया है, यानी कि 3 महीने और बढ़ा दिया। 6 महीने की ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बहुत सी ऐसी रिपोर्टें हमारे पास आ रही हैं कि लोग कह रहे हैं भैया ईएमआई वाला तो ईएमआई वसूल रहा, वो तो कह रहा हम ना जानते जी सरकार को, हमारे जाके सरकार से पूछो इस बात को। अब लोग कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ, ये तमाम चीज़ें। तो कहा गया कि जब 6 महीने की ईएमआई नहीं दी जा रही है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वही क्यों वसूला जा रहा है, उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से और केंद्र सरकार से जवाब तलब कर लिया है। अब इसमें जब उनका जवाब आएगा 1 हफ्ते बाद वो जवाब देंगे और जब सुनवाई होगी तो हमारी नज़र से गुजरेगा तो हम भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चलते हैं अगली खबर की तरफ। आदेश वापस लेने के बाद भी पूरा वेतन मामले में जवाबदेह केंद्र सरकार, ये बहुत सख्त टिप्पणी है। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में करता क्या है। पहले रोक लगाई उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने बाकायदा एक सर्कुलर जारी करके कहा था कि जितनी तमाम कंपनियां हैं, फैक्ट्री हैं, प्रतिष्ठान हैं, वो अपने यहाँ के कर्मचारियों को बिना काम भी पूरा वेतन देंगी। इसके खिलाफ ये लोग पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 1 हफ्ते के अंदर सरकार से कहा जवाब दो, आखिर आपने किस कानून के तहत ये आदेश जारी किया था। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले केंद्र सरकार ने अपने पांव पीछे खींचे और अपने उस सर्कुलर को, अपने उस आदेश को वापस ले लिया। लेकिन 1 हफ्ते बाद सुनवाई हुई, यानी कि कल मंगलवार को, और वहाँ पे बताया गया कि साहब सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया है। सरकारी वकील की तरफ से कोर्ट ने कहा आदेश वापस ले लिया होना ले लिया, हमें इससे मतलब नहीं है। 1 हफ्ते का आपको और टाइम दे रहे हैं, अगले 1 हफ्ते बाद आके यहाँ बताइए कि आपने आदेश आखिर किस आधार पर दिया था। खींच ले ढंग से सुप्रीम कोर्ट और बता दे कि मजाक चल रहा है क्या, कि पहले कह दिया कि हाँ भाई तुम्हें तनख्वाह दिलाएंगे मजदूरों को, कर्मचारियों को, और बाद में फिर पिछले दरवाजे से वापस ले लिया। तो ये क्या चल रहा है, ये इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से यूपी में आने वालों को नहीं दे सकते हैं खुली छूट। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन नोएडा में सिर्फ 273 के आसपास ही मामले हैं।
इससे हम लोग दिल्ली से आने वाले लोगों को नोएडा में आसानी से छूट नहीं दे सकते हैं, ये कहना है उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी वकील का, और इसीलिए बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। एसेंशियल जो वस्तुएं हैं यानी कि आवश्यक वस्तुएं हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को ही आने जाने की इजाज़त है, या जिनके पास है उन्हीं को है। पूरी तरीके से बॉर्डर को नहीं खोला जा सकता है क्योंकि दिल्ली से आने वाले लोगों के कारण कोरोना फैलने का खतरा बढ़ा हुआ है। एक वकील जो गरिमा प्रसाद हैं, उन्होंने सरकार की तरफ से हलफनामा देकर ये बात कही है कोर्ट के अंदर। एक एडवोकेट और हैं जिनका नाम है रोहित वल्ला, उनकी तरफ से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और कहा गया था कि साहब बताइए, हम वकील हैं, नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है, ये बॉर्डर को खुलवाया जाए। पूरे मामले को फंसा देख अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब कर लिया है, क्योंकि एक चीज़ है एनसीआर, कहते हैं ना जी एनसीआर। अरे एनसीआर का क्या मतलब रह गया भाई, ख़त्म करो इस एनसीआर को। फिर कहोगे दिल्ली अलग राज्य है, यूपी अलग राज्य है, हरियाणा अलग राज्य है, कह रहे जी एनसीआर में रह रहे, तो एनसीआर क्यों बना रखा फिर हो? तो अब इस पे मामला फंस गया है और पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है कि एनसीआर की आवाजाही जो है वो किस प्रकार निर्धारित की जाए। अगली और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। अभी तक किसी भी जमाती को गिरफ्तार नहीं किया है, ये बोली है क्राइम ब्रांच, और इसने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जाकर ये बोला है, हमने अभी तक किसी भी जमाती को गिरफ्तार नहीं किया है, ना ही उसको हिरासत में लिया है। अलबत्ता हमने 900 से ज़्यादा जमातियों से पूछताछ ज़रूर की है, जिसमें 723 के करीब विदेशी हैं और कुछ उनमें नेपाल के भी लोग हैं, विदेशियों समेत। उनके हमने सबके पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं, लेकिन गिरफ्तारी अभी हमने किसी की नहीं की है। ये कहा है और कि हमने 21 मार्च को ही मौखिक रूप से यानी कि ज़बानी तौर पर बता दिया था मौलाना साद और एक मुफ्ती शहजाद हैं उन लोगों को कि कोरोना फैल रहा है, आप यहाँ से लोगों को निकालिए, जो विदेशी हैं इनको बाहर भेजिए, जो और देश के हैं उनको उनकी जगह पे भेजिए। लेकिन उन्होंने हमारी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तो द्वेष की भावना के चलते उन लोगों को वहाँ जोड़े रखा और कोरोना फैलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। हम लोग मामले की जाँच कर रहे हैं, जल्द ही एक हफ्ते के अंदर इसमें चार्जशीट दाखिल कर देंगे। ये क्राइम ब्रांच दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच के बोली है, क्योंकि इस पूरे मामले में एक पिटीशन दाखिल की गई थी और कहा गया था कि साहब 900 कुछ जो विदेशी जमाती हैं उनको रिहा कराइए क्राइम ब्रांच के चंगुल से। तो क्राइम ब्रांच कह रही है हमने तो किसी को भी लोग गिरफ्तारी ना किया, तो कहाँ हैं वो लोग, ये भी तो एक जवाब आना चाहिए, या जो पिटिशनर है वो ऐसा जवाब दे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।